So good evening, everybody. Today I will start with a Mountbatten plan. Okay. After that, what I will start with the religious and social reforms. Okay. जितना हो सकते उतना आज कवर करने की कोशिश करते हैं. चलो. आज कोई ब्रेक नहीं, कंटिन्यूटी बना के रखना. हाँ, नहीं थकेंगे 2 घंटे में क्या. Attlee statement on February 20, 1997. ठीक है. Attlee साहब जो थे, हाँ 1947 है क्या बोलो? 1947. ठीक है. तो जो एटली साहब थे वो ब्रिटेन के पीएम बने थे. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर बने थे. तो यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो 30 जून रहेगा, 30 जून 1948 विल बी द डेडलाइन. मतलब 30 जून आने से पहले 30 जून 1948 तक आने तक मैं जो पावर है वो मैं पूरा मैं इंडियंस के हाथ में सौंप के मैं चला जाऊंगा. ठीक है. चाहे वो सेंट्रल में किसी का भी सरकार हो या सेंट्रल में सरकार नहीं हो तो मैं किसी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के हाथ में सौंप कर हम लोग चले जाएंगे. लेकिन हमें इससे पहले हमें निकलना है. हम इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. या तो मुस्लिम लीग की सरकार बने, नो प्रॉब्लम, या तो कांग्रेस की सरकार बने, आई डोंट नो. सेंट्रल पे कोई भी नहीं रहा तो मैं प्रोविंस के लेवल पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करके मैं चला जाऊंगा. लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, मैं यहाँ पर मैं रुकूंगा. ठीक है. तो उन्होंने ऐसा मतलब डिक्लेयर क्यों किया था? क्योंकि जो ये कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी इन लोगों का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, उन लोग पाकिस्तान मांग रहे थे, इन लोग अपना उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक डेडलॉक क्रिएशन बन गया. तो कुछ ब्रिटिश लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इन लोग डेडलॉक क्रिएशन बना के बैठेंगे तो हम लोग आगे का प्रोसीजर जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का या पावर ट्रांसफर का, हम आगे का प्रोसीजर हम करेंगे कैसे. ठीक है. अगर हमें कुछ आगे का प्रोसीजर करना है तो इससे पहले हम लोग को उनको साथ में लाना पड़ेगा, कम से कम उनसे बात तो करना पड़ेगा. ये दोनों के दोनों बात करने के लिए भी तैयार नहीं है. ये अपने डिमांड पे अड़ा है कि हमको पाकिस्तान चाहिए या मुस्लिम लीग. ये जो कांग्रेस है ये अपने डिमांड पे अड़ा है कि नहीं हम लोग को यूनाइटेड इंडिया चाहिए. तो यार अब हम लोग करें तो क्या करें. तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डेडलाइन दे देते हैं 30 जून 1948. ठीक है. 30 जून 1948. इन लोगों ने मतलब ऐसा बोला क्यों था? जैसे कि अगर पता है ना कि हम लोग साल भर पढ़ाई नहीं करते, जब एमपीएससी और यूपीएससी के जब आ जाता है डिक्लेरेशन ये तारीख को हमारा प्रीलियम है तो या मेन से, तो हम लोग का पढ़ाई चालू हो जाए. तो वही इन लोग ने एक मतलब एक डेडलाइन दे दिया था कि अब जब मैं इन लोगों को मैं दे दूंगा तो इन लोग डर जाएंगे कि हम लोग को अब कुछ नहीं तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो ब्रिटिश हमको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे. उन लोग हम लोग को सिस्टमेटिकली पावर ट्रांसफर नहीं करके जाएंगे. ठीक है. तो फिर बाद में इसके लिए काम को वहां से इस काम को करने के लिए भेजा गया था वहां से माउंटबेटन. ठीक है. माउंटबेटन ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. तो उनको फुल सपोर्ट दिया गया था. अच्छा, माउंटबेटन के पहले कौन थे? लॉर्ड वेवल ना. हाँ वाइसरॉय वेवल ना. तो वेवल को उन्होंने रिप्लेस करके माउंटबेटन साहब यहाँ पर आ गए. ठीक है. तो उनके हाथ में पूरा पावर दिया गया. ठीक है. फुल पावर, तुम्हें जो करना है वो करो, इन लोग को इंडिपेंडेंस दो, इन लोग से जान छोड़ा और यहाँ पर आ जाओ. ठीक है. तुम्हारा एक ही काम है कि तुमको जाके वहां पर इन लोग को इंडिपेंडेंस देना ही देना. ठीक है. कुछ भी करो लेकिन इन लोग को यार इंडिपेंडेंस दो, वहां से हटो तो. ठीक है. अब हम लोग को और यहाँ पर नहीं रहना. ठीक है. और उन लोगों ने जो थे इटली वो यहाँ पर 30 जून 1948 को उन्होंने डेडलाइन भी डिक्लेयर कर दी. ठीक है. तो माउंटबेटन साहब आए तो वे प्लान लेके आए.
माउंटबेटन। जितने भी एक्ट्स हैं आप लोग को जवान पर उसको याद रखना ही होगा, ठीक है। उसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप लोग को याद रखना ही है कि कौन से एक्ट में क्या किया गया, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते, गांधीयन इरा से क्वेश्चन बनते ही बनते, सोशल रिफॉर्म्स जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे क्वेश्चन बनेंगे, पीजेंट का जो भी अब रिवॉल्व था वहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। फिर बाद में आएगा माउंटबेटन प्लान, ये अपना प्लान लेके आएंगे 3 जून 1947 को, ठीक है। इनका एक सिंपल फॉर्मूला था, फ्रीडम विद पार्टीशन फॉर्मूला, ठीक है। फ्रीडम विद पार्टीशन, ठीक है। कांग्रेस ने बोला था कि आप पार्टीशन मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना इंडिया यूनाइट रखे, ठीक है। तो माउंटबेटन साहब जो माउंटबेटन थे उन्होंने बोले थे कि अगर मैं इंडिया को अगर यूनाइट ही करूंगा, अगर मैं रखूंगा तो ये डेडलॉक कभी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए इंडिया को पावर ट्रांसफर करने के लिए हमको ये पार्टीशन मानना ही होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता था कि जिन्होंने पहले ही डायरेक्ट एक्शन दे वो बोला था उसने, ठीक है। कोलकाता में एक दिन में 5,000 लोग को मार दिए थे, मतलब हिंदू भी मरे थे मुस्लिम भी मरे थे। आपको जहां पर दंगा फैलेगा तो दोनों साइड के लोग तो मरेंगे। तो ऐसा खून खराबा ना हो, ठीक है, ऐसा खून खराबा ना हो, तो इसके लिए हमें पार्टीशन तो करना ही होगा, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान में था कि फ्रीडम फर्स्ट पॉइंट था, फ्रीडम विद पार्टीशन, फ्रीडम विद पार्टीशन, यहाँ पर एच के जैसे लगे, फ्रीडम विद पार्टीशन। फिर बाद में सेकेंड, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट ऑफ डोमेन, ठीक है। डोमेन स्टेटस के बेस पे हम लोग आप लोग को जो पावर है हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। किसके बेसिस पे करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके बेसिस पे करेंगे, डोमेन स्टेटस के बेसिस पे हम आपको पावर हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हर वाला क्या था कि पंजाब प्लस बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड मीट इट टू ग्रुप हिंदू एंड मुस्लिम एंड वोट फॉर द पार्टीशन, ठीक है। जो बंगाल और पंजाब लेजिस्लेटिव के जितने भी वहां के लोग हैं, ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम, will vote for पार्टीशन, ठीक है। जो ऑफकोर्स उसको अगर हम देखेंगे तो पार्टीशन कहां पर हुआ, वो तो ऊपर की साइड हुआ था, यहाँ पर बंगाल के साइड में, और वहां पर पंजाब के साइड में वहां पर हो रहा था, क्योंकि वहां पर एक ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में उन लोग बसते थे। तो यही बोला गया था कि वहां नहीं सी इन लोग जो बोलते हैं ना कि नहीं हुआ, जो गुजरात में अभी हुआ था वो उस टाइम का वो जो बॉर्डर, तो उन लोगों ने बोला था कि उन लोग हैदराबाद को भी बोल रहे थे, जो है मुस्लिम लीग। तो उन लोग बोल रहे थे कि ये हैदराबाद भी, हाँ हैदराबाद भी हमको चाहिए, ठीक है। हाँ तो हैदराबाद में हमको चाहिए, वहां पर मुस्लिम की मेजोरिटी ज्यादा है, लेकिन माउंटबेटन प्लान ने उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है, उसको खारिज कर दिया गया। तो माउंटबेटन प्लान मतलब काफी हद तक उन्होंने कांग्रेस का बात उन्होंने माना था, नहीं तो अगर वो चाहते तो ये जो पाकिस्तान जो इतना छोटा दिख रहा है उसको और वो बड़ा भी बना सकते थे। तो बंगाल और पंजाब के जितने भी लोग थे, ठीक है,
हिंदू और मुस्लिम आपको वोट करना है कि आपको पार्टीशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट था। फिर बाद में सिंध वुड टेक इट ओन डिसीजन, जो सिंध है हम सिंध के ऊपर छोड़ेंगे कि वो वहां के लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, आप लोग को पाकिस्तान में जाना है तो जाइए, आप लोग को इंडिया में जाना है तो जाइए, वी डोंट केयर, ठीक है। तो सिंध नहीं है, पाकिस्तान में वो गया नहीं था, उसको जबरदस्ती उसको मर्ज किया गया था। पाकिस्तान सी बलोचिस्तान बलोचिस्तान और सिंध they were saying that we are independent, ठीक है। 1947 के बाद में वहां पर जिन्हा ने पाकिस्तानी आर्मी भेजा और जबरन वहां पर मारपीट किया, मारा काटा गया और मिलिट्री एक्शन करके उनको जबरन वहां के जो राजा थे उनसे अलायंस पे वो जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करवाया गया था जबरदस्ती कि तुम साइन करो कि तुम मानते हो कि तुम पाकिस्तान में आओ। बहुत बहुत बड़ा मतलब उच्चड़ हुआ था, उच्चड़ हुआ था यहाँ पर सिंध में भी हुआ था और बलूचिस्तान में भी हुआ था, लोगों को बहुत मारा काटा गया था और वहाँ के जो राजा थे उनके मतलब उनको जबरदस्ती साइन करवाया गया था, ठीक है, ट्रीटी की आप साइन करो कि आप पाकिस्तान को आप मानते हो। इसके लिए बलूचिस्तान सिंध बलूचिस्तान और सिंध, हाँ हाँ, तो इसके लिए वो अभी भी नहीं मानते कि वो सीधा बोलते कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम लोग के ऊपर जबरन इन लोगों ने हम लोग का जो ऑटोनॉमी है इन लोगों ने जबरन आके हमसे छीना है। तो कभी भी सिंध ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, ना सिंध ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था ना इंडिया को एक्सेप्ट किया था, दे डिसाइडेड टू बी इंडिपेंडेंस, जैसा कि कश्मीर में भी किया था ना, जो वी हैव टू लीव द इंडिपेंडेंस, सिक्किम ने भी किया था, सिक्किम ने भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ट्रीटी का नाम क्या, ट्रीटी कौन से जो सिक्किम का था, सिक्किम नहीं पाकिस्तान और सिंध के बीच में वो सब कुछ ट्रीटी का एग्रीमेंट उसके ऊपर ही ट्रीटी सी जो पाकिस्तान जो था पाकिस्तान और इंडिया रेड क्लिफ आके उसको बांट के चला गया, ठीक है, और ऊपर का जो सिंध था डिसाइडेड कि हम मतलब फ्रीडम रहेंगे, तो वहां पर जाके जबरदस्ती उन लोग से मतलब एग्रीमेंट साइन करवाया जो देते हैं ना वो, जैसे कि जब जब हरि सिंह आए थे कश्मीर वाले, कश्मीर के राजा, कश्मीर के राजा तो हरि सिंह थे, उन्होंने जब इंडिया से साइन किया था तो एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, कि वो एग्रीमेंट के हिसाब से हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपके अंदर रहेंगे, तो वैसे ही मतलब सिंध के ऊपर उन लोग ने और बलूचिस्तान के ऊपर उन्होंने प्रेशर बना दिया था कि आप साइन करो कि आप हमारे साथ रहोगे। फिर बाद में आएगा सिंध टेक इट ओन डिसीजन, ठीक है, सिंध टेक इट ओन डिसीजन। अब यहाँ पर रिफरेंडम कहां पर होगा, रिफरेंडम इन NWFP, ठीक है, NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, ऊपर की साइड में जहां से आधा पंजाब मतलब पूरा पाकिस्तान की जितना भी एरिया उसको पहले बोलते थे NWFP। ओके, और जो सिल्ध SYLCEH, ठीक है, जो सिल्ध का जो इलाका है बंगाल में वहां पर भी रेफरेंडम करवाया गया था टू डिसाइड, सिल्ध सिल्ध SYLCEH, सिल्ध सिल्ध के ऊपर वहां पर बंगाल में रेफरेंडम करवाया गया है, ठीक है, कि आप डिसाइड करो कि आपको पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में ही रहना है, ठीक है। अभी वो हमारे यहाँ पर, हाँ जो हमारे पास ही उसका काफी इलाका मतलब चला भी गया और हमारे पास भी, ठीक है। तो यहाँ पर रिफरेंडम का referendum in NWFP and SILT of Bengal.
ठीक है, रब कर दो, आपको एक बार समझा देना, ठीक है, आप लोग को भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो 20 फेब को, ठीक है, 20 फेब 1947 को जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग, सॉरी, हम लोग February 20 को 1947 को हम लोग इंडिया को फ्री कर रहे हैं, उनको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑन 20 फरवरी 1947, ठीक है, हम लोग इंडिया को फ्रीडम देने वाले हैं, अपना जो पावर है हम इंडियंस के हाथ में हम ट्रांसफर हम कर देंगे। चाहे सेंटर में मुस्लिम लीग का पावर हो, कांग्रेस का पावर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर सेंटर में कोई पावर नहीं रहा तो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में हम देके जाएंगे, लेकिन हम देके जाएंगे जरूर। हमें कैसे भी करके February 20 1947 के बाद में हमें इंडिया को छोड़ के जाना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट देने के बाद में मतलब उन्होंने भेजा था माउंट बैटन। ठीक है, ही वाज द वाइसरॉय। माउंट बैटन के पहले कौन थे? लॉर्ड वेवल। ठीक है, उनको रिप्लेस करके आए थे माउंट बैटन। ठीक है, इनको सिर्फ एक ही काम दिया गया था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इंडिया को फ्री करके तुम्हें यहाँ पर आना है, तुम्हें अपना जो भी पावर है, ठीक है, अपना जो पावर ट्रांसफर है तुम्हें इंडियंस के हाथ में तुम्हें देना ही हो। ठीक है, तो इनको बहुत पावर दिया गया था कि तुमको जो करना है वो करो, लेकिन इंडियंस को इंडिपेंडेंस दो, पावर ट्रांसफर करो और यहाँ पर आ जाओ। तो माउंट बैटन साहब जब आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने बोला था कि ऑन माउंट बैटन प्लान जून 3 को 3 जून 1947 को उन्होंने अपना प्लान लेके आए थे। ठीक है, माउंट बैटन जो थे वो प्लान लेके आए थे जून 3 जून 1947 को वो अपना प्लान लेके आए थे। सबसे पहला प्लान था फ्रीडम विद पार्टीशन। ठीक है, हम आपको फ्रीडम तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ में हमको आपको पार्टीशन भी देना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई चारा तो है नहीं। ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन बेसिस ऑफ डोमेन। ठीक है, हम लोग जो पावर है वो तो हम तो आपको ट्रांसफर हम तो करेंगे, लेकिन हम वो पावर आपको ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन स्टेटस। ठीक है, बंगाल, फिर बाद में थर्ड पॉइंट था कि बंगाल और पंजाब में रहने वाले जो हिंदू और मुस्लिम है वो वोट करेंगे कि उन्हें पार्टीशन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और जो वहां पर सिंध था, ठीक है, सिंध पता है ना जो है अभी पाकिस्तान में, तो सिंध वो अपना डिसीजन वो खुद का लेगा कि उसे इंडिपेंडेंस रहना है, इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना। ठीक है, ये हो गया उन लोग का 4 पॉइंट। 5th पॉइंट था रिफरेंडम। रिफरेंडम मतलब कोई वोट करवाया जाएगा कि आपको इंडिया में आना है या आपको पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो रिफरेंडम करवाया गया था एनडब्ल्यूएफपी। एनडब्ल्यूएफपी मतलब जहां पर अभी है पाकिस्तान का एरिया, आधा पंजाब और वो बलूचिस्तान जो भी है पाकिस्तान की साइड में, जो भी पाकिस्तान है उसको पहले बोला जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और सिलेट ऑफ बंगाल जो अभी बंगाल में है, सिलेट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर हम रिफरेंडम करवाएंगे कि आपको कहां पर जाना है, आपको इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर जो है ना पंजाब का एक मतलब जो सीन है उसको आप याद रख लेना, क्योंकि जब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाऊंगा तब उसमें जब खालिस्तानी मूवमेंट आएगा तो आपको ये समझने में आसानी रहेगा। तो इसके लिए बैकग्राउंड में अभी से आपको लोगों में क्लियर में कर दे रहा हूँ। ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ, तो पंजाब में ऐसा सीन था कि पूरा पंजाब था ना, वो पूरा पंजाब, तो अभी आधा पंजाब तो पाकिस्तान में, आधा पंजाब हमारे पास है। तो सिखों का ये प्रॉब्लम था, सिख नहीं चाह रहे थे कि हमारा जो पंजाब है वो बटे। ठीक है, वो चाह रहे थे कि नहीं हमारा जो पंजाब है वो एक साथ रहे, क्योंकि ऑफकोर्स उनके कुछ रिश्तेदार है। ठीक है, और जब पार्टीशन हुआ तब इंडिया के साइड में जो पंजाब था वहां पर बहुत सारे मुस्लिमों को काटा गया था, और वहां पर जो सिख थे पाकिस्तान साइड में वहां पर भी बहुत सिखों को काटा गया था, हिंदुओं को काटा गया था। मतलब एक बोलते हैं ना कि जानवर भी ऐसा इंसान के साथ वो सलूक नहीं करता कि जैसा सलूक उस समय हो रहा था। ठीक है, तो उस समय से ही सिख ने बोला था कि ठीक है आप पाकिस्तान और इंडिया तो आपको दे रहे हो, ठीक है, हमको भी चाहिए अपना खालिस्तान। ठीक है, इंडिपेंडेंस होने के बाद में वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारा जो पंजाब है
आधा डिस्ट्रीब्यूट पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में आ गया। तो जो ये है ना खालिस्तान मूवमेंट का, ये पार्टीशन के बाद में वो लोग तुरंत वो चालू कर दिया था कि ठीक है इंडिया मिल गया, इंडियंस को पाकिस्तान मिल गया, पाकिस्तानी इसको हमको भी चाहिए अपना अलग से, इसको बोलेंगे खालिस्तान, ठीक है। तो उसका जो मूवमेंट चला बाद में बढ़ता गया, बाद में 1971 जब पाकिस्तान हारा, जिससे उसका बांग्लादेश बना, तब बाद में पाकिस्तान ने खालिस्तान मूवमेंट को वजह से हवा देना चालू कर दिया, ठीक है। जिसके बाद में आएंगे वो वहाँ के जो लीडर है खालिस्तानी के, भिंद्रेवाल, जिनको अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे उनको मार दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार करके। तो ये आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है, कि खालिस्तान ये बना क्यों, बिकॉज नो नो ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कैसे ये मुस्लिम लीग बोल रहे थे कि हमें अगर मुस्लिम मुसलमानों के लिए अगर हमें अलग सा मिल जाएगा जगह तो हम उसका नाम रखेंगे पाकिस्तान। हाँ, तो वैसे ही इन लोग का मानना था, जो भी खालिस्तान के जो समर्थक है, जो मानते हैं कि खालिस्तान होना चाहिए, वो लोग बोलते हैं कि जो ये पंजाब को हम अभी बोल रहे हैं, पंजाब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, पूरा पंजाब हमें मिल जाएगा, तो हम उसको हम पंजाब नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे खालिस्तान। ओनली सिख, सिख इज फॉर खालिस्तान। हाँ ठीक है, मतलब खालिस्तान मतलब सिख के लिए, ठीक है, खालिस्तान इज फॉर सिख। हाँ इसको क्यों लगता है? हाँ ये यहाँ पर लिखे तो हाँ वो चला जाता, कनेक्शन 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 कनेक्शन। मेरे लेक्चर में ऐसे क्यों कर दे रहा हूँ? एक नंबर रहता है हमारा, क्या हमारा रामपाल, ठीक है, हमारा रामपाल। ऐसे ही ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट थे उन लोग को भी कुछ राइट दिए गए, ठीक है। प्रिंसली स्टेट को ये राइट दिया गया था कि अगर आपको चाहिए तो आप इंडिपेंडेंस रहो, नहीं तो अगर आपको पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो पाकिस्तान ज्वाइन करो, इंडिया ज्वाइन करना है तो इंडिया ज्वाइन करो,
नो प्रॉब्लम, वो आपको जो करना है आपको कर सकते हैं, या तो आपको इंडिपेंडेंस रहना तो आप रहो। अब से आज से प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जब माउंटबेटन प्लान वो प्लान लेके आए थे, उनके जो पॉइंट्स थे उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि आज से जो प्रिंसली स्टेट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी आर फ्रीइंग देम, ठीक है। हम लोग उनको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। अब वो उनकी मर्जी है, उनको इंडिपेंडेंस रहना या इंडिया के साथ जुड़ना है या पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। तभी तो जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतना सारा ऑपरेशन करना पड़ा था, तभी तो गोवा भी आया था। गोवा तो फिर पहले तो पोर्तुगीज के हाथ में था, हाँ, फिर बाद में हैदराबाद को भी लाए थे, बहुत सारे स्टेट्स को उन लोग लाए थे। कश्मीर तो खुद आया था, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो खुद आया। वॉर के लिए, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू, इंडिपेंडेंस तो पूरा अच्छे से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में जो इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल विल बी रूल्ड आउट, तो यहाँ पर जो बंगाल था वो भी अपना बोल रहा था कि हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको ना इंडिया के साथ रहना है ना पाकिस्तान के साथ रहना है। तो माउंटबेटन ने बोला था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, आपको तो बटना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको डिक्लेयर कर दिया कि पंजाब और बंगाल के लोगों को मेमोरेंडम मतलब रेफरेंडम करवाना पड़ेगा कि या तो आपको रहना इंडिया में रहना है, बोला था ना मैंने, क्योंकि वहां पर जो हिंदू मुस्लिम है वो उनको पार्टिसिपेट करना था वोट में, आपको मुस्लिम के साथ रहना है, हाँ, तो आपको वो पार्टीशन तो आपको करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मांग रखा था बंगाल ने इंडिपेंडेंस का, उसको रूल आउट किया गया था कि नहीं, हम आपको इंडिपेंडेंस तो रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ लोग हैं वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे डायरेक्ट एक्शन प्लान में, वो तो कोलकाता में ही हुए थे ना, ज्यादा कोलकाता में ही हुए थे कि एक दिन में 5,000 लोगों को मार दिया गया, तो ऐसे हम आपको छोड़ नहीं सकते, नहीं तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वो बढ़ता ही रहेगा आगे, ठीक है। एसेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान वाज रूल्ड आउट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो जिन्ना थे वो सोच रहे थे कि जो ये हैदराबाद है वो भी हमें मिल जाए, क्योंकि उनके हिसाब से हैदराबाद वाज द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, ठीक है। तो जो ये हैदराबाद है वो भी हमें मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन माउंटबेटन प्लान ने ज्यादा यहाँ पर कांग्रेस का बात सुना, क्योंकि कांग्रेस ने बोला था कि पार्टीशन जितना हो सके उतना आप छोटा करना, ठीक है, जितना हो सके उतना आप इंडिया को आप यूनाइट आप रहने दीजिएगा। तो इस मतलब कांग्रेस का जो मांग था वो किसी हद तक माउंटबेटन ने मान लिया था, और हैदराबाद को जो पाकिस्तान मांग रहा था तो हैदराबाद हम हमें दे दो, तो उसे भी रूल्ड आउट कर दिया था कि हम आपको हैदराबाद नहीं दे सकते। बाद में आखिरकार फ्रीडम हमको मिला, फ्रीडम केम ऑन, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि फ्रीडम जो आएगा वो आप लोग को हम 17 अगस्त को 1947 को हम आपको फ्रीडम दे देंगे, 1947, हाँ 15 अगस्त 1947, क्या मैंने बोला 15 अगस्त 15 अगस्त को 1947 को हम लोग आपको इंडिपेंडेंस हम देके चले जाए, ठीक है। बाद में जो करना वो करो, ठीक है। अब बात ये कि कांग्रेस ने कॉमन स्टेटस को माना क्यों था। पहले तो बहुत ये खड़े कर रहे थे कि नहीं हमको नहीं चाहिए कॉमन स्टेटस, हमें कुछ और बना के दो, क्यों कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि यही एक रास्ता था कि मतलब आराम से शांति से जो भी पावर ट्रांसफर वो हो जाए, ठीक है। और इसके वजह से जब वो डायरेक्ट एक्शन प्लान जो हुआ जो जिन्होंने डिक्लेयर किया था, इसके वजह से ही कांग्रेस वाले लोग को मानना पड़ा था कि ठीक है हम पार्टीशन के लिए मानते हैं, नहीं तो इन लोग दंगे ये करते ही रहेंगे। तो इसके लिए कि जितना हो सके उतना कम इंडिया का बंटवारा हो और हमें इंडिपेंडेंस और एकदम सॉफ्टली हम लोग को पावर हाथ में मिल जाए, ठीक है। फिर बाद में वही हुआ कि इंडिया पाकिस्तान लोग मनाते हैं कि 14 अगस्त 1947 इज देयर इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था, ऐसा बोलते हैं उन लोग, दे आर सेलिब्रेटिंग, yeah, because we are celebrating the 15 August 1947 as our independence day, ठीक है।
इन्होंने भी 14 को चालू किया था 14 के रात को 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद एक्चुअली इसको डिक्लेयर किया गया था कि मतलब जो 15 अगस्त है वो शुभ नहीं है, शुभ नहीं। अभी भी बहुत सारे पढ़ता हूँ, अभी भी बहुत सारे बुक्स में पढ़ता हूँ, तो वहां पर ऐसा रीजन दिया जाता है कि ब्रिटिश ने 15 अगस्त को क्यों चुना था, क्योंकि उन लोग को पता था कि अगर हम लोग 15 अगस्त को इंडिया को हम देंगे तो इंडिया बहुत सारे भाग टूट जाएगा, क्योंकि वो समय शुभ अशुभ है, हाँ शुभ नहीं है, अशुभ है। तो वो यही तो बोल के गया ना, ठीक है, उन लोगों ने पूरा अच्छे से उन्होंने प्री प्लान करके देखे गए कि ठीक है अब तुम लोग भेजो बोले। एक्चुअली आई एम सेइंग जो पार्टीशन हुआ वो अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो अगर पार्टीशन नहीं होता तो अब से हम लोग भीख मांगे प्लीज गिव मी। सेक्युलर कंट्री पाकिस्तान पहले मतलब ये नहीं था ना, इस्लामिक कंट्री थी 1960 में इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हुआ। जनरल जियाउल हक, जनरल जियाउल हक, जनरल जियाउल हक, जनरल जियाउल हक जो पाकिस्तान में आया तो उसने ही पूरा एक्सट्रीमिस्ट वहां पर करना चालू कर दिया। जो भी यहाँ पर आते हैं ना, जो भी है मुजाहिद जिहादी, तो उसे ट्रेंड करना ये इसने चालू किया था जनरल जियाउल हक, इसने करना था। उसके टाइम पे, उसके बाद ही पहला वॉर हुआ, उसके टाइम पे पूरा कंट्री एकदम मतलब पूरा बोलते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट हो गई, और अभी तक वो और होते जा ही रही, और वो होते जा ही रही। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जनरल जियाउल हक, ऐसे मतलब बहुत सारे आएंगे आगे बहुत सारे आएंगे जो एक से बढ़ के एक थे। They were not a leader, they were a mainly destroyer of that Pakistan. They were the mainly destroyer. अब स्टार्ट करते हैं अपना सोशल रिफॉर्म, ठीक है, क्योंकि वो भी तो हमारा है ना बाकी सोशल रिफॉर्म, तो सोशल रिफॉर्म अब चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स जिनका नाम आता है, अच्छा इंडिया को जो हम लोग ये हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको मॉडर्न हिस्ट्री क्यों बोला है? ये मुझसे क्वेश्चन जब मैं पहला बार गया था क्लास में फाउंडेशन में, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न क्यों बोला? व्हाई? तो यूरोपियंस का अंदर आना ट्रेड के लिए वो एक एरा बोल सकते हैं कि वो पहले मतलब लोग का नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो था ना, अब यहाँ पर जो सोसाइटी था यहाँ पर काफी सारे चेंजेस आने लगे। यहाँ पर वो लोग ये पहले इंडियन थे वो एंशिएंट में चलते थे, मतलब जो सिविलाइजेशन था वो एंशिएंट ही था, और इन लोग का आया तो एक मॉडर्न तरीका था, इन लोग के मॉडर्न वेपन्स थे, इन लोग का सब कुछ ऑलमोस्ट अपग्रेडेड था। नहीं तो उसके बेसिस पे हम नहीं बोल सकते। मेनली जब जो सोसाइटी में चेंज हुआ, ठीक है, मेनली जो सोसाइटी में चेंज हुए, जो बड़े बड़े विडो रीमैरिज एक्ट, बैंड ऑफ सती, ठीक है, स्कूल फॉर वुमेन, तो ज्यादा वो 18th सेंचुरी में इसका काम हुआ, ठीक है। और ये समय में सबसे मतलब जितने भी सोशल रिफॉर्मिस्ट थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, विद्यासागर, जितने भी थे उन लोग 18th सेंचुरी में जन्म लिए, और इन लोगों ने अपने अपने जो पार्ट थे, ठीक है, जहाँ पर इन लोगों को काम करना है, इन लोगों ने आउटस्टैंडिंग काम करके लोगों को दिया और लोगों को वहां से कन्वर्ट किया, ठीक है। आप लोग इतने रेडिकलाइज मत बनो,
आप लोग को ये सब चेंज आपको करना है, ठीक है, जिससे मतलब जिनके आगे मतलब खुद इनको ब्रिटिश भी मानते थे, ठीक है, कि नहीं दे वर द रियल रियल हीरो ऑफ 18th सेंचुरी। इसके लिए राजा राम मोहन रॉय को मेकर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडिया भी बोला जा रहा है, ठीक है, इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऐसा बोलते हैं, इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन रॉय को। और इनका असली नाम है वो मोहन रॉय। इनको जो राजा का जो टाइटल था वो मुगल एम्परर जो लास्ट थे अकबर टू, उन्होंने इनको दिया था। अकबर टू जो लास्ट के थे अकबर टू, इन्होंने इनको बोला था राजा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम काम किया था सोसाइटी के लिए, तो इसके लिए इनको जो अकबर टू थे लास्ट मुगल एम्परर, ठीक है, वो वाला अकबर नहीं, अकबर टू, ठीक है, जैसे कि उन लोग में आता है 1 2 3 एकदम लास्ट वाला था वो, तो उसने बोला था कि इज द राजा, तो उस समय से उनका जो नाम था वो पढ़ने लग गया राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय, उसको जितना काम उन लोगों ने मतलब इन्होंने जो समय में किया था ना, इतना रेडिकल सोसाइटी था कि देखो ना, जैसे कि ब्रिटिश ने कुछ चेंज करने की कोशिश की थी, तो इनको खिलाफ उनके खिलाफ सीधा हम लोगों ने रिवॉल्ट चालू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे सोसाइटी को, रेडिकल सोसाइटी को वहां से चेंज करके मॉडर्न फेज में लाना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि देखो कि ठीक है, ब्रिटिश ने सब कुछ किया, हराया, लोगों को हराया, वहां के राजाओं को हराया, उनसे लूटमार की, चीजें लूटे, लेकिन असली भांडा कब फूटा, जब उनके रिलीजन के ऊपर है, ठीक है, असली रिवॉल्ट कब फूटा, जब लोगों के रिलीजन के ऊपर आता है, क्योंकि वो बोले थे जो ये कार्टिज है इसके ऊपर गाय और सुअर का मांस है, इसको आप छील के आपको फेंकना पड़ेगा, तो एक रिलीजन के ऊपर हद था। और ये लोग जो थे, जितने जो सोशल रिफॉर्मिंग्स आएंगे, लोग रिलीजन में चेंज करना चाहते हैं, तो उस समय इतने रेडिकल पीपल के बीच में हो गए, इतने मतलब सोशल रिफॉर्म करना, ये काफी अपने आप में बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है, जो हम लोग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। so he is the father of the Indian Renaissance, ठीक है, he is the father of Indian Renaissance and he is the maker of modern India, ठीक है, he is the father of Indian Renaissance, he is the maker of modern India, he is also known as the Raja by the Mughal Emperor Akbar टू, ठीक है, जो अकबर टू थे मुगल एम्परर, लास्ट मुगल एम्परर थे अकबर टू, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी को उन्होंने राजा का उपाधि दी, ठीक है, राजा का टाइटल दिया था। इनका बिलीफ क्या था, इनका बिलीफ था मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, ये जो आप कर रहे हो सती प्रथा और बच्चियों का विवाह आप 8 साल में, 7 साल में, 9 साल में आप जो कर रहे हो, इसके पीछे साइंटिफिक मेथड क्या है, दिमाग क्या है, ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चन तो पूछो भाई, ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे मैटर क्या है, अगर ये नहीं हुआ तो इसका साइंटिफिक अप्रोच है, इसका साइंटिफिक साइड इफेक्ट क्या है, जब साइंटिफिक साइड इफेक्ट कुछ नहीं है तो ये करना ही बेकार है, ठीक है। तो इन्होंने एक अपना बेस बनाया था, इनका जो बिलीफ था वो था मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, चाहे वो लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट, एवरीबॉडी हैज द ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्विलिटी, ठीक है, और मोनोथीसियम, ठीक है, मोनोथीसियम, एक मोनोथीसिस क्या हो, मोनो MONOTHEISM, मोनोथीसियम ना, मोनोथीसियम ना, मोनोथीसियम लिखा है यहाँ पर, TISM मोनोथीसियम मतलब होता है ना, एक देवता, ठीक है, आप लोग जितने आप देवता को आप पूछते हो, ठीक है, इतने सारे देवता नहीं है, एक ही देव, ठीक है, एक देव, वन गॉड, ठीक है, मोनोथीसियम मतलब वन गॉड, ठीक है। और बिलीफ था इनका जो ये जो रिच कास्ट है, ठीक है, इतना आपने जो रिच बना के रखा है कास्ट सिस्टम है, डिसबिलीव करते थे, जिससे वो ये जो रिच कास्ट है इसको आप खत्म करो, आइडल वर्शिप को खत्म करो, ठीक है, और जो ये मीनिंगलेस जो रिचुअल्स आप लोग करते हो, सती प्रथा और भी बहुत सारे होते हैं ना प्रथा उस समय के,
ये सब जो मीनिंगलेस जो रिचुअल्स करते हैं उसको भी खत्म करो, और जो सोशल इलनेस है, कुछ पूछना, जो सोशल इलनेस है समाज में उसको भी आपको खत्म करना पड़ेगा। ये सब राजा राम मोहन राय का ये बिलीफ था, ठीक है। ये बिलीफ किस में करते थे? मोनोथीसिस में ना, एक देव। इन्होंने आइडियल वर्शिप को नकार दिया, ठीक है। और रिच रिच सोसाइटी, ठीक है, तू छोटा मैं बड़े कास्ट का, ठीक है, तू छोटे कास्ट का मैं बड़े कास्ट का, तू ब्राह्मण मैं क्षत्रिय ये शूद्र, तो ये सब जो आपने जो रिच सोसाइटी बना के रखा है इसको आप एंड किया, ठीक है, इसको आप एंड कर। फिर बाद में इन 1809 he wrote the gift to monothesis, ठीक है, monothesis and translated into a Bengali the Vedas and 5 उपन्यास, ठीक है। जो वेदास जो थे और उनके जो 5 उपन्यास थे वो तो पहले संस्कृत में लिखे थे, तो वो जो संस्कृत में लिखे थे उससे उन्होंने बंगाली में उन्हें पूरा उन्होंने ट्रांसलेट किया, ठीक है। और उस समय उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथीस, ठीक है। ISTS monotheist. In 1814 he set up the अमित्य सभा, ठीक है, आत्मीय सभा। In 1814 ये set up आत्मीय सभा, ठीक है। आत्मीय सभा मतलब सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। आत्मीय सभा मतलब सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। And he founded of course he founded the Brahmo Samaj, ठीक है। ये founded the Brahmo Samaj on 8 August in 8 August 1828 राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो सभा, ठीक है। पहले इन्होंने फॉर्म किया था ब्राह्मो सभा, बाद में इन्होंने इसको रिप्लेस करके कर दिया था ब्राह्मो समाज, ठीक है। पहले इन्होंने फॉर्म किया था ब्राह्मो सभा, फिर बाद में इन्होंने फॉर्म कर दिया था ब्राह्मो समाज, ठीक। पहले सिर्फ सभा था, अब समाज हो गया। इनके जो फॉर्म्स थे, ठीक है, हमको तो वर्शिप तो करना है, लेकिन हमको किस फॉर्म में वर्शिप करना है उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। प्रेयर, मेडिटेशन एंड रीडिंग द उपन्यास, ठीक है, जो भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था, तो उन्होंने ये 3 चीजें बताई, ठीक है। प्रेयर, मेडिटेशन एंड रीडिंग द उपन्यास। थिंग्स वेर नॉट अलाउड, ठीक है, जो भी थिंग्स थे यहाँ पर अलाउड नहीं थे वो थे स्टैच्यू और स्कल्पचर का और इमेज का जो आप पूजा करते हो उसको आप बंद करो, और कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर एंड जो भी आप जो दीवार का भगवान का जो आप पेंटिंग बना रहे हो, कार्विंग बना रहे हो एक्सेट्रा, ये सब जो रिचुअल्स आप कर रहे हो ये सब आप बंद करो, ठीक है। इनका मतलब मानना ये था कि भगवान का कोई मतलब रूप नहीं होता, ठीक है, भगवान है एक ही है लेकिन उसका कोई रूप नहीं हो सकता, ठीक है। उसको हम कोई दीवार पे पेंट बना के हम उसे दिखा नहीं सकते, या हम पत्थर पे उसको फोड़ के हम दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब जो है वो आप इसे बंद कीजिए। इनका एजेंडा क्या था, मतलब इन्होंने एक अलग सा, इन्होंने हिंदू समाज का इन्होंने कुछ विरोध नहीं किया था, ये सिर्फ हिंदू समाज को वो प्यूरिफाई करना चाहते, ठीक है, टू प्यूरिफाई द हिंदुइज्म टू प्रीच द मोनोथिज्म, ठीक है। जो हिंदुइज्म है उसको मैं प्यूरिफाई करूंगा और यहाँ पर मैं मोनोथीसिस को मैं लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक देव है, ठीक है। तो ये मतलब हिंदुइज्म के बाहर नहीं जा रहे, इनका काम ये था कि मतलब जो भी गलत काम हो रहे, जो सोशल इलनेस है हिंदुइज्म के अंदर, उसको मैं प्यूरिफाई करना चाहता हूँ, इसको प्यूरिफाई करके मैं हिंदुइज्म को मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ।
सब लोग के लिए। तो इनके समाज के फीचर्स क्या थे, ब्राह्मो समाज के फीचर्स क्या थे? रिजेक्ट द आइडल वर्शिप, ठीक है, रिजेक्ट द आइडल वर्शिप, डिस्कार्डेड द फेथ इन डिवाइन डिवाइन अवतार, ठीक है, मतलब जो भी आप लोग बोलते हैं कि ये इसके अवतार है, ठीक है, या ये विष्णु के अवतार रामकृष्ण है, तो ऐसे कुछ होता नहीं है। उन्होंने सीधा उसका रिजेक्शन कर दिया था, ठीक है। इट क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम, ठीक है, इट क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। राजा राम मोहन रॉय डिड नॉट वांट टू एस्टैब्लिश द न्यू रिलीजन, ठीक है, इनको कोई भी शौक नहीं था कि ये नए रिलीजन को ये he was also the Brahmin. Yeah, he was the Bengali, so he was also coming from the open class, मतलब open class से वो आते उस समय, ठीक है, ब्राह्मण है, लेकिन वो लोग वो ओपन कास्ट से ही आते, नहीं वही ब्राह्मण या क्षत्रिय यहाँ से ही आते थे वो, लेकिन वो ओपन कास्ट से ही आते थे, वो लोअर कास्ट से नहीं आते, क्योंकि देखो ना रॉय, ठीक है, नहीं they are the देखो रॉय उन लोग का जो कास्ट है तो वो ऊपर में कास्ट है, ठीक, ब्राह्मण तो वो नहीं थे, लेकिन वो ओपन कास्ट के तो थे, ठीक, Brahmin family born in Bengal into a Brahmin family, ठीक है, रॉय, ठीक है। अब रॉय को अपोज करने के लिए, ठीक है, अब रॉय इतने सारे काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई तो खड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है, तो रॉय को अपोज करने के लिए यहाँ पर आ गए थे राजा राधाकांत देव, ठीक है, रॉय को अपोज करने के लिए आ गए थे राजा राधाकांत देव, हु ऑर्गेनाइज द धर्म सभा टू काउंटर द ब्रह्म सभा प्रोपोगेंडा, ठीक है। अब रॉय इतने अच्छा काम कर रहे, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जी जो है वो इतना अच्छा काम कर रहे, तो इनके खिलाफ कोई तो खड़ा होगा, तो इनको काउंटर करने के लिए बनाया गया था धर्म सभा, ठीक है, जिसके फाउंडर थे राजा राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव। तो यहाँ पर और इनका एक फीचर था वो ही वाज द अगेंस्ट द सती, ठीक है, इनके ही एफर्ट्स के वजह से नया वो आया था गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट इन 1821 1829, जहां पर सती को एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। इनका ही वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट 1829। इसके ही एक्ट के तहत जो सती प्रथा चल रहा था उसे बैन कर दिया था इंडिया में, ठीक है। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक भी सती प्रथा के वो सख्त खिलाफ थे, वो बोल रहे थे कि ये प्रथा नहीं है, ये मर्डर है, ठीक है, और इन्होंने सीधा मतलब उसको पनिशमेंट भी डिक्लेयर कर दिया था, अगर ये काम करते हुए जिसको हम लोग पकड़ेंगे उसको हम पनिशमेंट देंगे। तो राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स के साथ ही ये गवर्नमेंट एक्ट लाया गया था, गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट 1829, जिसके तहत सती प्रथा जो था उसको हटा दिया गया, तो उसको खत्म कर दिया गया। He supported the Davis. Their effort were founded the Hindu College in 1970, ठीक है। इनका जो सोच था, ठीक है, इनका जो सोच था, इनके सोच के बल पे ही हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया, ठीक है, हिंदू कॉलेज एक्ट 1970, ठीक है। इनका जो सोच था, इन्होंने जो बेस किया था, हमें लोगों को ऐसा पढ़ाना है, ठीक है, उनको हम रेडिकल से हमें उनको निकालना है, तो इनके ही सोच के बेस पे हिंदू कॉलेज का निर्माण हुआ था, हिंदू कॉलेज इन 1970 1870, and he taught the
mechanism of the 1870, यहाँ पर 1870, और यहाँ पर जो मैकेनिज्म था ये लोगों को बता रहे थे वोल्टेयर का फिलोसॉफी। ये वोल्टेयर कौन था? ही वाज द फ्रेंच राइटर, ठीक है, जिनके लेखन के वजह से ही वहां पर फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। उन्होंने लोगों को जगाया था, उनके राइटिंग से ही लोगों को पता चला था कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम मतलब कितना एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो वोल्टेयर का नाम सबसे ऊपर आता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वोल्टेयर का नाम बहुत बहुत ऊपर लिया जाता है, बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो ये लोगों को वोल्टेयर का फिलोसॉफी वो सिखा रहे हैं, ठीक है। वोल्टेयर ने ऐसा बोला है, ठीक है, हम लोग को भी ऐसा इसको मानना चाहिए, मेरे हिसाब से ये सही है, आप लोग को भी इसको मतलब मानना होगा। He established the Vedanta College where course in the both Indian language and Western language, यहाँ पर फोकस किया जा रहा था सोशल एंड फिजिकल साइंस में ऑफर, ठीक है। इन्होंने एक कॉलेज का भी निर्माण किया था जिसका नाम था वेदांता कॉलेज, ठीक है। इन्होंने कॉलेज का भी नाम स्थापना किया था जिसका नाम था वेदांता कॉलेज। यहाँ पर हिंदी और वेस्टर्न लैंग्वेज में हम आपको सिखाएंगे, और यहाँ पर जो बेसिक जो आपको ऑफर किया जाएगा कोर्स वो रहेगा सोशल एंड साइंस के बेसिस पे हम लोग आपको यहाँ पढ़ाएंगे। He were known the dozen of languages, ठीक है। इनको 12 लैंग्वेज आती थी, जिसमें से ऑफ कोर्स संस्कृत, जब किसी को संस्कृत पढ़ना आएगा तभी तो संस्कृत को पढ़ के वो पूरा उपन्यास को वो बंगाली में ट्रांसलेट करेंगे। संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक, हिब्रू, लैटिन, ये सब भाषा उनको आती थी। उनको 12 लैंग्वेज उनको पता था। उनको एक लैंग्वेज भी अच्छे से नहीं आता, उनको 12 लैंग्वेज, ठीक है, 12 लैंग्वेज। He brought the journal in Bengali, Hindi, English, Persian to educate and inform the public, ठीक है। इन्होंने कुछ जर्नल भी लेके आए थे, बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, पर्शियन में क्यों? क्योंकि वो चाहते थे मुस्लिम भी मेरे जर्नल पढ़े, ठीक है। तो वो इसके लिए वो पर्शियन में भी अपना जर्नल लाते थे। He condemned the Bengali जमींदार and demanded the minimum taxes। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर भी आएगा, ये जमींदार के भी खिलाफ ये बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला था कि आप जो ये जो मैक्सिमम टैक्सेस लगा रहे हो लोगों पे, उससे आप मिनिमम करो, जितना हो आप उतना ही लगाओ कि जितना लोग आपको दे पाए। आप ऐसा मत लगाओ कि सीधा उनको वो पैसा देते या टैक्स देते उनके जान ही निकल जाए। रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ इंडियन गुड्स टू अब्रॉड, ठीक है। आपने जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है इंडियन का जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं अब्रॉड में, वो आप रिस्ट्रिक्शन आप हटाइए, ठीक है। इन्होंने मतलब यहाँ पर भी कुछ काम करके रखे हैं। एंड डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज है उसको आप इंडियनाइजेशन या रहने दीजिए, जो हमारा जो पुराना कल्चर है वो आप उसे आप खराब ना करें। एंड इक्वलिटी बिटवीन द हिंदू इंडियंस एंड यूरोपियन, ठीक है। जो भी आप जो इंडियंस को आप जो अपने से आप इंटीरियर समझते हो, तो इंडियंस आर नॉट इंटीरियर, आप उनको इक्वलिटी का दर्जा दोगे, है ना जी। और जी पार्ले जी एसोसिएशन पहले तो जमींदार सोसाइटी आया था ना, जमींदार हम लोग से पैसे लेंगे फिर वो देंगे क्या? अरे वो महालवारी ये महालवारी के बारे में, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में तुम बोल रहे हो। वो सब रिलेट होता है वो तो पहले से ही चलते आ रहा था ना, ये टाइप में आता था सर।
हाँ 1858 के पहले वाला कुछ साल है ना। रिवॉल्ट क्यों हुआ था उसमें, उसमें रिवॉल्ट में सीजन पार्टिसिपेट क्यों कर रहे थे? वो तो इस किसके वजह से पार्टिसिपेट कर रहा था ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। वो आर्ट एंड कल्चर वाले थे, फिर उन लोग का उनका धंधा चला गया, फिर वो लोग हाँ वही तो है। सी जो लोग पहले शहर में रहते थे, ठीक है, या जो भी राजा के हाथ के नीचे काम करते थे, आर्टिस्ट, उन लोग सुखी थे, ठीक है, उन लोग अपना काम करते थे, उनका हाथ इतना भारी था कि मतलब उनका अच्छा खासा कमाई हो रहा था। राजा के दरबार में भी जितने आर्टिस्ट थे उनको निकाल दिया गया था। कैसे निकाला गया था कि अगर किसी भी राज्य पे हम अगर कब्जा करेंगे तो वो तो हमारी मर्जी। अब हम लोग को अपना गुड्स लाना है ना यहाँ पर, तो वहाँ के जो राजा के जो अपने जो पर्सनल जो कारीगर है, ठीक है, जो आर्टिशन है, उनको हम पहले निकालेंगे। यहाँ पर जाओ, यहाँ के जो हाँ, इन लोग जो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल जो जा रहा है, इन लोग का जो कुछ जा रहा है, इंडिया का जो कुछ जाएगा विदेश में, इसके ऊपर हम, अगर ये लोग 50 रुपए का कुछ बेच रहे हैं तो इसके ऊपर हम 100 रुपए का टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और वहां से जो ये शर्ट, ठीक है, जो ये शर्ट जो मैं इंडिया से मैं 200 रुपए में खरीद रहा हूँ, इससे वेल मेंटेन शर्ट अगर मुझे इंग्लैंड का आया वो शर्ट मुझे 50 रुपए में मिल रहा है, तो मैं कौन सा लूंगा? एक्सपोर्टेड माल लूंगा ना। तो दे वे फुल्ली, मतलब जो भी था उनको उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंडिया का जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो भी आर्टिसन थे जो सिटी में रह रहे थे, अब उन्होंने सोचा कि अब लोग जाके करेंगे खेती, तो वो सिटी को छोड़ के चले गए रूरल एरिया में, विलेज एरिया में चले गए। वहां पर उन्होंने चालू किया अपना खेती। तो वहां पर भी इन लोग का यही चालू हुआ, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, रेवेन्यू उन लोग बढ़ाते जाते थे। जितना प्रोडक्शन नहीं होता था 60%, ठीक है, और जहां पर ड्राई लैंड पे 50%, जैसे ऐसा डिमांड कर रहे थे तो आगे दे विल गो टू द मनी लेंडर, जमींदार। पैसे लेने पे, पैसे भरने पे अगर चुके तो आपका जो जमीन है उसको हम नीलाम कर देंगे, या तो जमींदार छीन लेंगे, ठीक है। अब वो जाके मजबूर हो रहे हैं किसी के, मतलब किसी के हाथ के नीचे जाके वो काम करेंगे, किसी और के फार्मिंग लैंड पे जाके वो काम करेंगे, ठीक है। पहले वो आर्टिशन थे, वेल रिस्पेक्टेड, बाद में उन लोग बनेंगे फार्मर, फार्मर के बाद में बनेंगे पीजेंट, ठीक है। पहले वो पैसे के लिए काम कर रहे थे, अब वो 2 वक्त की रोटी के लिए काम करेंगे, ठीक है। वही जब चिंगारी जब उठता है, रिलीजियस बेस पे वो उठता है ना चिंगारी 1857 का, वो काय और सुअर का मांस को आपको नोच के वो काटे जब आपको भरना है और बाद में उसको फेंकना है। तो सिर्फ वो एक चिंगारी था, मतलब भड़के सब लोग थे, सिर्फ एक चिंगारी का वो काम किया था ये कार्डेश ने, बस। तो वही रेवोल्यूशन हो गया 1857 में। मतलब किया, लेकिन इम्पैक्ट पड़ा है। पड़ा, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा। वो सती के ऊपर वो हो गया हो गया। अब पूरा, जब पूरा कंट्री इतना रेडिकलाइज है तो उसको इम्प्रूवमेंट करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। आप ये ब्रह्मो समाज 1828 में बना, तो अभी वो ब्रह्मो समाज बन रहा है, तभी गैदरिंग होने लगा, छोटे छोटे लोगों का, लोग बहुत आने लगे, इसलिए इनको सोशल रिफॉर्मर ये अच्छे वे में, मतलब उनको एक एजुकेशन के वे में, मतलब जैसे कन्वर्ट किया ट्रांसफर किया था लोगों को समझने। आप देख रहे हैं, अब जो ब्राह्मण समाज है उसमें होगा बंटवारा, अब उसमें बनेगा, उसका पार्ट बनेगा, देखना कैसे बनता है। फिर बाद में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, इज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ही विल जॉइन अ ब्राह्मो समाज इन 1842, ठीक है। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर विल जॉइन अ ब्राह्मो समाज इन 1842, ठीक है। अर्लियर ही हेडेड द तावन तावन बोधिनी सभा, ठीक है, तावन बोधिनी सभा, ठीक है। ही हेडेड बिफोर द तावन बोधिनी सभा। उसके बाद में ये यहाँ पर भी तवन बोधिनी पत्रिका भी ये वहां पर निकाल रहे थे इन बंगाली, डिवोटेड टू द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इंडियन पास्ट। जो ये निकाल रहे थे वहां पे, जो सर्कुलर वो निकाल रहे थे, जो वो पत्रिका निकाल रहे थे, उनका सिर्फ एक ही एम था कि जो भी हम लोग का जो पास्ट था इतना ग्लोरियस था
वो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो लोगों को वो पता चलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हमारा जो पास था वो इतना ग्लोरियस था, उसके लिए वो पत्रिका वो निकाल रहे हैं, ठीक है। वर्क ऑन द टू फ्रंट, ठीक है, इन्होंने दो फ्रंट पे काम करना चालू किया। विद इन हिंदुइज्म द ब्राह्मो समाज वाज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड आउटसाइड इट अपोज द क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन के जो मिशनरी थे, आए थे, वो उनको भी अपोज कर रहे थे, और जो हिंदुइज्म में जो इवल साइड चल रहा था या जो इल प्रैक्टिस चल रहा था वो उसको भी रिफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो वो दो फ्रंट पे वो काम कर रहे थे। एक तो वो ब्राह्मण समाज में रहते हुए वो हिंदुइज्म को वो प्यूरिफाई कर रहे थे, और जो बाहर से जो आए थे क्रिश्चियन मिशनरी, जो हिंदूज को या सबको कन्वर्ट करने के लिए आए थे, तो वो उनको भी अपोज कर रहे थे। ही सपोर्टेड द विडो रीमैरिज, ठीक है। He supported the widow remarriage, women education, abolition of the sati and improvement in रोइट्स कंडीशन, ठीक है। जो भी ये रोइट्स ये काम कर रहे थे, तो उनको भी मतलब जैसे कि एक टाइप वो पीजेंट हो गए, ये वेर द पीजेंट, ठीक है। तो इनके जो कंडीशन है उसमें उसमें इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे कि उनके जो कंडीशन उनको इम्प्रूव हो जाए। इनके बाद में आए थे केशव चंद्र सेन, ठीक है। इनके बैकग्राउंड देख लो। केशव चंद्र सेन ने तो बात बहुत मतलब की थी बड़ी बड़ी, उन्होंने काम भी बहुत किए थे। ये मतलब इनको मारा गया था, काम कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो रिवोल्यूशनरी के टाइम पे मारा गया था ना, ये अलग, ये सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है। इनका एक बात ये था कि मतलब ये लोगों को बोलते थे कि चाइल्ड मैरिज गलत है, ठीक है। ये सब जो हिंदू रीति रिवाज से जो विवाह होता है ये गलत है। ये मतलब एकदम रेडिकल किस्म के इंसान है कि नहीं ये हमें करना ही नहीं, ये सब गलत है। और जब बेटी का शादी का जब समय आया, तो उन्होंने अपनी बेटी का जब 9 ईयर, हाँ, उन्होंने अपनी बेटी का उन्होंने चाइल्ड मैरिज करवाया, और वो भी हिंदू समाज के प्रथाओं से उन्होंने किया, ठीक है। मतलब आप दूसरे को आप बोल रहे कि ऐसा काम मत करो, और आपका जब टाइम है तो आप वही काम आप कर रहे हो जिसको आपने दूसरे को आपने मना किया, ठीक है। आप देखो, ही जॉइन द समाज इन 1858, ठीक है, रिवॉल्ट के बाद में, ठीक है। ही जॉइन द समाज इन 1858, सेन वाज मेड अ आचार्य बाय द देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये जब समाज में गए थे तो इनको देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको आचार्य बना दिया गया, ठीक है। इनको उन्होंने आचार्य बना दिया गया था। ओपन ब्रांचेस ऑफ समाज आउटसाइड द बंगाल, ठीक है। जो ये केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने अपना जो समाज का जो फाउंडेशन था या उसका जो ब्रांचेस था, उन्होंने बंगाल के बाहर भी उन्होंने ओपन करना चालू कर दिया था, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस में, ठीक है, पंजाब में, बॉम्बे में, मद्रास में एंड अदर टाउन, ठीक है। उन्होंने ये इनका ही देन था कि ब्राह्मण समाज अब बंगाल के बाहर ये फैल रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे स्प्लॉइट, ठीक है, मतलब स्प्लॉइट एक स्प्लिट देखेंगे, ठीक है। स्प्लिट देखेंगे, स्प्लिट इन ब्राह्मो समाज। देवेंद्रनाथ डिड नॉट लाइक सम ऑफ, जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उनका सेन का कुछ आइडियाज थे, उनको वो पसंद नहीं आ रहा। इन लोग अपोज तो कर रहे थे हिंदुइज्म के बहुत सारे रिचुअल्स को, लेकिन ये एकदम रेडिकल विचार के, नहीं ये होने नहीं देना है, ये मुझे ऐसा ही चाहिए। एक बोलते हैं जिद्दी आदमी, एकदम रेडिकल माइंड का, उसे और कुछ सुनना ही नहीं है, उसे बस ये करना है तो करना है, ठीक है। अगर आप कुछ भी आप चेंज करने जाओगे तो आप धीरे धीरे आप चेंज करोगे ना, या मैं सीधा बोलूंगी नहीं आज से ये ऐसा चल रहा है, कल से ये सब होगा, बस तो ऐसा होगा नहीं। वो सब सीधा समाज, मैंने जितना मैंने काम करके रखा है, या मेरे जो लोग हैं जो इतने साल से जो काम करके आएंगे, मैं अपने आप को तो खराब तो करूंगा ही, या जो मेरे लोगों ने जो काम किया मैं उसको भी खराब कर दूंगा। तो ये एकदम रेडिकल विचार के थे। तो इसके लिए जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इनके बीच में एक डिस्प्यूट चलने लगा, ठीक है। ये एक रेडिकल माइंड के थे, तो इसके लिए इनको बाद में जो टीचर के पोस्ट था, जिनको आचार्य का पोस्ट था, उनको वहां से हटा दिया गया। जो ब्राह्मण समाज में जो इनको आचार्य का पोस्ट मिला था, उनको वहां से हटा दिया गया था।
इन 1865 में इनको आचार्य के पोस्ट से इनको हटा दिया गया था। इन 1866 केशव एंड हिज फॉलोवर फाउंड द ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले था ब्राह्मो सभा, बाद में आएगा ब्राह्मो समाज, वो राजा राम मोहन रॉय ही लाएंगे। फिर बाद में अब जो आएगा ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले सिर्फ ब्राह्मो समाज, अब आएगा ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो इसको लाएंगे केशव चंद्र सेन एंड हिज फॉलोवर। ठीक है, एंड जो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो समाज था उसको अब लोग बोलेंगे आदि ब्राह्मो समाज। आदि मतलब पहले का जो ब्राह्मो समाज। ठीक है, जो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्राह्मो समाज है उसको बोलेंगे आदि ब्राह्मो समाज, जो पहले का ब्राह्मो समाज है। और जो अब नया ब्राह्मो समाज जो है वहां से निकल के बना उसको बोलेंगे नहीं, वो बाद में आए। वो साधारण ब्राह्मो समाज वो बाद में आए। वो जो है नहीं है ना, ये ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये भी स्प्लिट होगा, ये भी स्प्लिट होगा, तब जाके आएगा साधारण ब्राह्मो समाज। पहले सिर्फ इतना ध्यान दो कि पहले ब्राह्मो समाज का यहाँ पर आया, पहले आएगा ब्राह्मो सभा, फिर बाद में आएगा ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज में दो डिवीजन होगा, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्राह्मो समाज। आदि ब्राह्मो समाज मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर, और ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया मतलब केशव चंद्र सेन। ठीक है, आगे चल के केशव चंद्र सेन का जो है ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, उसमें भी दो एक्सप्लॉइट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके आगे का नाम आएगा साधारण ब्राह्मो समाज। ठीक है, आगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फिर बाद में आएगा साधारण ब्राह्मो समाज। ये डिस्प्यूट 1878 से ही चालू हो गया था। कैसे हुआ था? केशव चंद्र सेन की 13 साल की ओल्ड डॉटर, ठीक है, ये मैरिड द 13 ईयर ओल्ड डॉटर टू माइनर 9 ईयर ओल्ड हिंदू महाराजा ऑफ कोच बिहार। ठीक है, कोच बिहार वो मतलब बंगाल का एक प्लेस है, बंगाल में प्लेस है कोच बिहार, विद एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल। ठीक है, जो कि आप जो पहले जो बोल रहे थे, इतने बड़े बड़े आप बात कर रहे थे कि चाइल्ड मैरिज गलत है। ठीक है, हिंदू मैरिज, हिंदू का जो रिचुअल्स है हमें उससे शादी नहीं करना है, हमें कुछ नया फॉर्म करना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ रिफॉर्म लाना पड़ेगा। लेकिन जब इनका जब काम आया तब इन्होंने चाइल्ड मैरिज भी करवाया अब अपनी बेटी का, माइनर जो हिंदू राजा थे, ठीक है, उससे, और वो भी एकदम ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल से करवाया गया। ठीक है, कॉज द स्प्लिट इन केशव ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो फिर के इनके जो फॉलोवर्स थे, सम फॉलोवर ऑफ केशव लेफ्ट हिम एंड सेट अप द न्यू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द साधारण ब्राह्मो समाज। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एनी कंफ्यूजन? चांदनी आपको कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है ना? पक्का? पहले क्या फॉर्म हुआ था? पहले हुआ था ब्राह्मो सभा, राजा राम मोहन रॉय ने उसको फॉर्म किया था, बाद में आगे चल के उसको चेंज कर दिया था ब्राह्मो समाज। फिर बाद में एंट्री होगा किसका? देवेंद्रनाथ टैगोर का, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद में किसका एंट्री होगा? केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन इतने रेडिकल थे तो इसके लिए उनको आचार्य के पोस्ट से निकाल दिया गया था। जब आचार्य के पोस्ट से वो बाहर चले गए तो जो ब्राह्मण समाज था वो दो भाग में बट गया। जो आचार्य केशव चंद्र सेन थे उनको हम लोग, उनका जो समाज आएगा वो आएगा ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उनका जो समाज का नाम आएगा वो आएगा आदि ब्राह्मण समाज। ठीक है, और जब आगे आएगा तब जो केशव चंद्र सेन ने अपनी माइनर 13 ईयर ओल्ड बेटी के जब वो शादी करेंगे माइनर किंग के साथ, तो फिर से जो इनके जो फॉलोवर रहेंगे इनके खिलाफ जाएंगे और वो आगे चल के ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया को छोड़ के वो फाउंड करेंगे साधारण ब्राह्मण समाज। क्लियर है पिक्चर माइंड में? ठीक है, जब नोट्स बनाना ना एक मतलब माइंड में तैयार करना, ताकि इतना पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार माइंड मैप देख लिया तो दिमाग में सब पिक्चर क्लियर बैठ गया। ठीक है, फाइव मिनट
चलो चालू करते हैं। फिर बाद में आता है प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज इन 1867, ठीक है, बाद में आएगा प्रार्थना समाज इन 1857। It was founded by the Atmaram Panduranga, ठीक है, फाउंडेड बाय द आत्माराम पांडुरंग, बॉम्बे गए थे विद द हेल्प ऑफ द केशव चंद्र सेन, ठीक है, इन्होंने भी केशव चंद्र सेन से हेल्प लिया था और मुंबई में इन्होंने स्टार्ट किया था प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग है ना, कौन है, कोई तो है, कोई तो है, प्रार्थना समाज जो उन्होंने चालू किया था। आगे चल के महादेव गोविंद रानडे ने भी इसको ज्वाइन किया था 1870 में, फिर बाद में आरजी बांधकर और फिर बाद में एनजी चंद्रवरकर, ठीक है, पहले आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रवरकर और महादेव गोविंद रानडे इन 1870, ये तीनों ने जाके इसको जो था प्रार्थना समाज को इन्होंने ज्वाइन किया था। इट अटैक द भक्ति कल्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, जो भी यहाँ पर जो अटैच था भक्ति कल्ट जो भी महाराष्ट्र में चल रहा था वो इससे ये पूरे वो अटैच हुए होके रखे थे, ठीक है। इनका जो था वो 4 पॉइंट था, डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरेज एंड राइजिंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ बोथ द मेल एंड फीमेल। इन लोग को वो साइंटिफिक अप्रोच हो सकता है, इन लोग का वो पता होगा कि जो मेल और फीमेल का जो एज है वो हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है, विडो रीमैरेज है और मतलब विडो को रीमैरेज करना चाहिए, उनको भी हक है, और वुमेन एजुकेशन एंड डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। और इन्होंने सब जन ने मिलके और एक विडो होम एसोसिएशन भी बनाया था, ठीक है, विडो रीमैरेज मूवमेंट के लिए इन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाया था जिसका नाम है विडो होम एसोसिएशन, ठीक है। डोंट टेक टेंशन, नोट्स मैं उसको दे दूंगा, ट्रांसफर इन द ग्रुप। यंग बंगाल मूवमेंट, अब आएगा यंग बंगाल मूवमेंट, एमर्ज एज द रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड, यहाँ पर कोई भी नहीं था, यहाँ पर जो भी यहाँ पर कोई इंडियंस का ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, ये थे फ्रेंच थे जिन्होंने भी ये चालू किया था। इसका नाम था हेनरी विवियन हेरोडियो। He was the French revolutionary, इन्होंने ही फॉर्म किया था यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। He attacked the old tradition and adjacent customs, मतलब जो भी आपके जो जूने जो कस्टम्स है और जो ओल्ड ट्रेडिशंस है इनके ऊपर यंग बंगाल मूवमेंट ने ये सब के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशन एंड ओल्ड कस्टम्स के ऊपर, एंड एडवोकेटेड द वुमेन राइट्स एंड देयर एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने भी फोर्स किया था, मतलब इन्होंने भी ज्यादा फोकस किया था वुमेन एजुकेशन एंड देयर राइट्स के ऊपर। ही डिबेट अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, कास्ट सिस्टम एंड सुपरस्टिशन, ठीक है, जो भी इनको बोलता था कि आप ये कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं, तो ये सीधा उन लोगों को डिबेट का ये चैलेंज दे देते कि अगर मैं गलत निकला तो मैं जो भी मैं मूवमेंट चला रहा हूँ उसे मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो he usually debate with the people on the idol worship,
कास्ट सिस्टम एंड सुपरस्टिशन, ठीक है। फिर बाद में आएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बहुत फेवरेट है यूपीएससी के, इनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके, ये बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, ऑफ कोर्स इनके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लगातार, ठीक है। तो केशव चंद्र विद्यासागर ही ब्लेंड द इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट, ठीक है। ये क्या कर रहे थे कि जो भी इंडियन का जो अच्छा थॉट्स था और जो वेस्टर्न का जो अच्छा थॉट्स था उसको वो मर्ज कर रहे थे, उनको ब्लेंड कर रहे थे, बाद में वो लोगों को वही वो सिखा रहे थे, लोगों को वही बेसिस पे जाके वो लोगों को अवेयर कर रहे थे, ठीक है। In 1850 he became the principal of the Sanskrit college, ठीक है। In 1850 he became the principal of the Sanskrit college, determine and break the priest monopoly and spiritual knowledge, ठीक है। जो भी आप लोग मानते हो कि जो प्रिस्ट नॉलेज है या जो भी भगवान का पूजा करने का जो है वो सिर्फ साधु या ब्राह्मणों के पास है, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ये मोनोपोली नहीं चलेगा, ये मोनोपोली तो वो इनका एम था कि ये जो मोनोपोली चल रहा है, जो प्रिस्ट उठा रहे हैं, इसे मैं खत्म करना चाहता हूँ। इन्होंने ओपन किया, तो ओपन द संस्कृत कॉलेज फॉर नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। पहले जो संस्कृत है वो सिर्फ हम ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, बाकी के लोग नहीं पढ़ सकते, तो इन्होंने उसे चैलेंज किया था, और उसे चैलेंज करने के लिए इन्होंने नॉन ब्राह्मण के लिए इन्होंने संस्कृत कॉलेज भी ओपन करके रखा था। ही सपोर्टेड द विडो रीमैरिज and he was against the child marriage. He had worked for the women education. He was also the government inspector of education. He was also the government inspector of education, or you can say इसका हाँ, इनके मतलब क्या ये इनका ईयर क्या है? 1850 में प्रिंसिपल बने। वो तो मैंने अभी बताया ना, वो 1850 में प्रिंसिपल बने, और तो ईयर नहीं दिया नहीं। He was the government inspector of school and he helped to establish the 35 girls school which he run many of them on his own expenses, ठीक है। He was the government inspector of school, ठीक है। इनके ही प्रयास से और 35 गर्ल्स स्कूल इन्होंने खोल के रखे थे, जिसमें बहुत ज्यादा जो स्कूल थे वो अपने एक्सपेंस पे वो स्कूल वो रन वो कर रहे थे, वो चला रहे थे। हाँ, he is the ठीक है। he was also the secretary, he was also the secretary of no बिथुनी स्कूल, ठीक है। बिथुनी स्कूल जो कि कोलकाता में एस्टैब्लिश किया था, वो उसके सेक्रेटरी भी रह चुके थे, ठीक है, स्कूल के। फिर बाद में आएगा बाल शास्त्री जाम्भेकर, बाल शास्त्री बहुत ज्यादा बंगाल में इतना हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उसे उधर से शिफ्ट होके दिल्ली पहुंचे और उसको डिवाइड भी कर दिया था ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर बाद में आएंगे बाल शास्त्री जाम्भेकर, इनका जो ईयर था 1812 से लेके 1846 तक। क्या किससे करा
कौन से ठीक है. He was the pioneer. He is the pioneer of social reform through journal in Mumbai. ठीक है. इनका जो सोशल रिफॉर्म चल रहा था वो नॉर्मली है जर्नल में ये लिखते थे जो भी इनको पीपल को बताना था और वो पीपल तक को पहुंच जाता था. ठीक है. इनका जो सोर्सेस था पीपल को अवेयर करने के लिए वो था इनका जर्नलिज्म. ठीक है. he was the pioneer of the social reform through journalism in Bombay. He attacked the Brahminical orthodox. ठीक है. न्यूज़पेपर इनका क्या था? दर्पण. ठीक है. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है. Who had founded the newspaper name दर्पण? तो ऑफ कोर्स नाम आएगा बाल शास्त्री जांभेकर. जो भी पैटर्न यूपीएससी फॉलो करेगा. हाँ पूछते ये हॉट टॉपिक है. इसको कवर कर लिया ना तो 10-15 कुछ ऐसे मार्क्स रहेंगे जो तुम्हारे जेब में रहे. हाँ विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स. ठीक है. दर्पण टू अवेकिंग द पीपल टू अवेयरनेस ऑफ द सोशल रिफॉर्म. फिर बाद में वीडियो रीमैरिज एक्ट. ठीक है. ये वीडियो रीमैरिज को भी ये सपोर्ट कर रहे थे और साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ. ठीक है. जो भी आपका जो लाइफ है इसको आप कुछ मतलब अंधविश्वास पे आप मत जियो. आप सोचो कि आप जो ये कर रहे हो इसके लिए इसका वजह क्या है. ठीक है. आपको क्या करना चाहिए. आप साइंटिफिक अप्रोच में अपने लाइफ को आप आगे लेके चलो. ठीक है. He was the father of Marathi journalism. ठीक है. He was the father of Marathi journalism. He started the Digdarshan. He started the Digdarshan, which published the article and the scientific subject as well as history. ठीक है. इन्होंने दिग्दर्शन का इन्होंने एक पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था. एक पब्लिकेशन चालू किया था जिसमें इन्होंने साइंटिफिक सब्जेक्ट और हिस्ट्री को इन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया था. He founded the Bombay Native General Library. He founded the Bombay Native General Library. He was also the director of Colaba Observatory. Colaba Observatory. He was also the director. Colaba. He was the director of Kovala Observatory. हाँ वही तो है. नेटिव जनरल लाइब्रेरी. आपको समझा वही वाइट वाली. He was the first professor of Hindi at the Elphinstone College in Mumbai. He was the first professor of Hindi at Elphinstone College in Mumbai. तो ये सब इनके अचीवमेंट. अभी भी है वो.
परमहंसा परमहंसा मंडली, फिर बाद में परमहंसा मंडली, परमहंसा मंडली founded in 1849 in Maharashtra by दादोबा पांडुरंग, founded in 1849 by दादोबा पांडुरंग। क्या रखते थे? He believe in the real religion is based on the love and moral conduct। ठीक है, जो भी रिलीजन है वो बेसिकली उसका जो बेस रहता है वो लव एंड मोरल कंडक्ट के ऊपर रहता है। ठीक है, इनके हिसाब से लोगों को फ्रीडम ऑफ थॉट्स होना चाहिए। ठीक है, वो जितना दूर तक सोच सकते हैं उतना दूर तक वो सोच सके। ठीक है, ब्रेकिंग कास्ट रूल एंड ही सपोर्टेड द विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। ये जो भी ये 2 पॉइंट है ना, ये विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन, ये सब में आपको ये कॉमनली वो मिलेगा ही मिलेगा। और इनका जो ये मंडली का जब भी वो मीटिंग होता था और जो मंडली के लिए जो खाना बनता था वो खाना बनाने वाले लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट के पीपल थे वो ये मंडली के लिए खाना बनाते थे और सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे। इनका एक ही एम था कि जो कास्ट सिस्टम उनको एबोलिश कर दिया था, तो वो दिखाने के लिए लोगों को ये ऐसा काम कर रहे थे। एक साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। बाद में अगेन ये भी एक यूपीएससी के सबसे मतलब बोलते हैं ना सबसे फेवरेट है, ज्योतिबा फुले। ये भी यूपीएससी के सबसे फेवरेट है, इनके ऊपर भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ चुका है। लोकमान तिलक ना, और ये शिवाजी जयंती भी वो एक साथ ही किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस कराने के लिए लोगों को एक साथ लाने, लोगों को एक साथ लाने के लिए, एक साथ जुड़ने के लिए लोकमान तिलक नहीं मांगा। ज्योतिबा फुले हाँ कॉल किया था मामा ने चॉकलेट, बस ये नहीं छूटते थे, कहाँ से भी चॉकलेट। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले का टाइम था 1827 से 90 तक। ठीक है, इनका जो फेमस जो समाज था वो था सत्य शोधक समाज। ठीक है, ये बेसिकली कहां से आते थे? सतारा, मुंबई। ही वाज फ्रॉम द माली कम्युनिटी। ठीक है, माली गार्डनर। ठीक है, माली कम्युनिटी, पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेंट। ठीक है, इन्होंने जो अपर कास्ट का जो लोग डोमिनेट कर रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने पावरफुल मूवमेंट चला के रखा था। एंड अगेंस्ट द ब्राह्मण सुप्रीमेसी, against the Brahman supremacy in 1873
he founded the सत्य शोधक समाज, जिसका मतलब है ट्रूथ सीकर सोसाइटी, ट्रूथ सीकर सोसाइटी। लीडरशिप ऑफ समाज, जो भी मतलब ये जो समाज का जो लीडर रहते थे वो सब बैकवर्ड क्लासेस से ही आते थे, ठीक है। ये जो समाज के जो लीडर्स रहते थे, और किसी तो किसी को आपको तो लीडर तो रखना ही पड़ेगा ना, तो इनके जो भी समाज के जो सत्य समाज के जो भी लीडर्स आते थे वो बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस से ही वो आते थे। और इनके इनका वही था, कौन से क्लास से आते थे बेसिकली, माली, कुंभी। ये कुंभी कौन सा होता है क्लास? कुंभी कुंभी कुंभी, हाँ आई थिंक, हाँ कुंभी। फिर बाद में शरीफ, ऐसे आ रहा है शरीफ, कुंभी कुंभी कुंभी। तो मतलब जितने भी यहाँ के लीडर्स आते थे वो सब लोअर कास्ट से वो लीडर यहाँ पर लाते थे। ये समाज का जो दो एम था, एक था सोशल सर्विस, ठीक है, एक था सोशल सर्विस, सेकेंड वाला था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल, ठीक है। उस समय चाहे वो वुमेन अपर कास्ट की क्यों ना रहने दो, वो उसको पढ़ने का हक नहीं दिया जाता, ठीक है, सही है ना। भले ही वो जो वुमेन है वो ब्राह्मण फैमिली की हो या क्षत्रिय फैमिली की, उसे पढ़ने का राइट तो दिया ही नहीं जाता था। तो इसके लिए इन्होंने स्प्रेड किया था, इनका इनका दो, इनका एक था सोशल सर्विस और दूसरा था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल। फुले वर्क, फुले का जो वर्क था, इन्होंने दो ऐसा मतलब पुस्तक भी लिखे थे। पहला वाला का नाम था सार्वजनिक सार्वजनिक सत्य धर्म, सेकेंड वाला था गुलामगिरी। दिस वेर द टू वर्क ऑफ द ज्योतिबा फुले, ठीक है। दे वेर द sources of inspiration they were the sources of inspiration, INSP, inspiration for कॉमन मासेस, ठीक है। ये याद रखना, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये आपको याद रखने में कुछ इतना परेशानी नहीं हो, क्योंकि सत्य शोधक समाज, सार्वजनिक सत्य, ये देखो सत्य 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 धर्म, फिर बाद में आएगा ये गुलामगिरी। दिस वेर द सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कॉमन मासेस, ठीक है। he apologized the caste system and social and इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, ठीक है। ये नॉर्मली ये चाहते थे जेंडर इक्विलिटी, ठीक है। जो भी आप जो भेदभाव करते हो वुमेन्स में और मेंस में, ये आप खत्म करो, यहाँ पर जेंडर इक्विलिटी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ सावित्री बाई, ही ओपन द गर्ल्स स्कूल एट पुणे। ही वाज द पायनियर ऑफ widow remarriage movement in Maharashtra and also opened a home for the widows in 1854. She was not a doctor. अब प्लेग, जब ये प्लेग फैला था ना, वही तो, she was not a doctor. हाँ भले ही बोलोगी, जब वो लोग जब प्लेग फैला था ना महाराष्ट्र में, तब इन्होंने बहुत सारे उस समय भी इन्होंने बहुत सारा हेल्प किया था। She was not a doctor. अच्छा वो आईक्यू टॉपिक नहीं बोला।
बन सकते हैं क्या? मैं ये टाइम पे तो ये टाइम पे नहीं यार, आई नहीं था। था ही नहीं ना, अभी तो था ही नहीं। लाया गया था, उसके बाद क्रिकेट 58 के बाद आई कर लिया, बॉलिंग कर लिया, अंदर ऊपर तो डॉक्टर वुमन डॉक्टर नहीं, बस वो बोल रहे सावित्री बाई, तो तू सावित्री बाई के बारे में, ठीक है ओके, ठीक है। तो इन्होंने अपने कल्याण इंशेंट से गए ना, पहले बहुत पहले से मतलब बोल वो कल्याण के हिस्ट्री आता है ना, कल्याण की बदलाव ठीक है। With the help of his wife, with the help of his wife, Savitri Bai opened the girls' school at the Pune. He was the pioneer of the widow remarriage movement in Maharashtra and also opened the home for widows in 1854. Phule was awarded by the title of Mahatma for his social reformer. ठीक है, इनको टाइटल देने वाले कौन थे, इनका भी नाम याद रख लेना, विठल राव कृष्णा जी, विठल राव कृष्णा जी, बांधेकर, विठल राव कृष्णा जी बांधेकर, ठीक है। ये थे, ही वाज द महाराष्ट्रियन सोशल रिफॉर्मिस्ट। इन्होंने फुले जी को महात्मा का टाइटल इन्होंने फुले को दिया था। महात्मा ऐसे कैसे हो गया? मैं हेल्प करूं, इससे अच्छा हो। इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी, ये भी यूपीएससी के फेवरेट है, तो 2 से 3 बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नाम नहीं पूछा गया, क्या करते सीधा बोलते थे कि लोकहितवादी किसको बोलते हैं, लोकहितवादी, वादी नॉट वादी, मराठी वर्ड लोकहितवादी। दो साल और 2 साल है ना, will show you the real power. अभी का टाइम देना He was the social reformer from Maharashtra. He was the judge under the British Raj. ठीक है,
He was also the judge under the British Rajya. He wrote the weekly known as, इन्होंने एक weekly भी लिखा था जिसको बोला जाता था प्रभाकर, ठीक है। He attacked the Hindu Orthodox, ठीक है, and supported the social and religious equality. He attacked the Hindu Orthodox and supported the social and religious equality. He wrote against the evil and caste system and started the weekly. इन्होंने और भी ज्यादा इन्होंने weekly चालू करके रखा था। एक का नाम था ज्ञान प्रकाश, फिर बाद में हिंदू प्रकाश, बाद में लोकहितवादी। क्या हुआ? हाँ, किसको हो रहा टेंशन? किसको हो रहा? क्या है टेंशन? फिर बाद में आते हैं गोपाल गणेश आगरकर। सब पढ़े लिखे 1856 से लेके 1895। Educationist and social reformer from Maharashtra, co-founder of the New English School, the Deccan Education Society. ठीक है, it was founded by him only. Deccan Education Society and he had founded Education Society and Ferguson College. He was the first editor of Kesari. Kesari in newspaper कौन छाप रहा था? Lokman Tilak ना? He was the first editor of Kesari. He started his own periodical newspaper जिसको बोलते हैं सुधारक against the untouchability and caste system. ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रीशियस टाइम के लिए। जल्दी खत्म कर देते हो।